हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट सिविल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं स्लम टेस्ट के बारे में। स्लम टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वर्केबिलिटी को जानने के लिए कि वर्केबिलिटी कंक्रीट की कितनी है। तो बेसिक हम देख चुके थे स्लम टेस्ट के लिए कि कंक्रीट में वर्केबिलिटी को देखने के लिए स्लम टेस्ट हम कैसे परफॉर्म कराते हैं। 3 टाइप के टेस्ट 3 तरीके से हो सकता है। कोलैप्स स्लम्प आ सकता है, शेयर स्लम्प आ सकता है या ट्रू स्लम्प आ सकता है। तीनों को डिटेल में हमने पढ़ा। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि स्लम्प टेस्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। स्लम्प टेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं और स्लम्प टेस्ट को हम एक्चुअली में परफॉर्म कैसे करते हैं, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्लम्प टेस्ट यूज़ होता है यूनिफॉर्मिटी को देखने के लिए, अलग अलग बैचेस के अंदर कितनी यूनिफॉर्मिटी है, एक ही कंक्रीट में जो अलग अलग बैच बनते हैं उसकी यूनिफॉर्मिटी कैसी है, ये देखने के लिए हम स्लम्प टेस्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड, दिस टेस्ट इज़ वेरी यूज़फुल ऑन साइट एज अ चेक ऑन द डे टू डे और आर टू आर वेरिएशन, यानी कि दिन में ही अलग अलग दिन कितना वेरिएशन आ रहा है कंक्रीट के अंदर, और आर टू आर यानी कि हर एक घंटे बाद कितना वेरिएशन आ रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें, आर टू आर वेरिएशन कितना है यानी कि दिन दिन के बाद दिन में कितना चेंज आ रहा है स्लम्प वैल्यू में, आर टू आर यानी कुछ टाइम टू टाइम कुछ टाइम के बाद कितना चेंज आ रहा है। तो ये सब हम मेज़र कर सकते हैं स्लम्प टेस्ट से। अगर स्लम्प की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मिक्स के अंदर पानी का अमाउंट बढ़ गया है, पानी की क्वांटिटी बढ़ गई है। Other causes would be change in the grading of the aggregate such as a deficiency of sand. अब जो दूसरे कॉज होते हैं, दूसरे कारण होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हो सकता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, यानी कि अलग अलग साइज़ के जो एग्रीगेट्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, कितना गैप है। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट भी एक इम्पॉर्टेंट अपना काम करता है स्लम्प वैल्यू में, सच एज डेफिशिएंसी ऑफ सैंड, यानी कि अगर सैंड नहीं है जो हमने मिक्स बनाया है, उसके अंदर रेत हमने नहीं डाला है, तो अब यहाँ से स्लम्प की वैल्यू कुछ और आएगी, स्लम्प की वैल्यू कुछ और आएगी। तो ऐसे ही हर एक चीज़ पर स्लम्प वैल्यू निर्भर करती है। 3 पॉइंट्स कवर हो गए। चौथा पॉइंट, टू हाई और टू लो slump, too low a slump gives immediate warning and enables the mixer operator to remedy the situation। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा और बहुत ही कम स्लम्प की वैल्यू आ रही है तो इससे क्या करते हैं, अगर हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है या बहुत ही कम वैल्यू आ रही है, तो हम मिक्सर ऑपरेटर को तुरंत बोलते हैं, वार्निंग देते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल करो। यानी कि अगर स्लम्प वैल्यू ज़्यादा आ रही है यानी कि पानी हमने ज़्यादा ऐड कर दिया है, तो पानी उतना ऐड नहीं करना है, थोड़ा कम पानी ऐड करना है। और स्लम्प वैल्यू बहुत कम है, मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, हार्ड है, तो हम क्या करते हैं, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं। तो हम मिक्सर ऑपरेटर को तुरंत बता देते हैं, क्योंकि अब कॉन्क्रीट साइट पर बनता है तो बहुत ही ज़्यादा वाइड लेवल पर बनता है, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एक दिन में काफ़ी काम हो जाता है। आपने देखा होगा कंक्रीट जब मिक्सर से बनाते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटी बनने लगती है। तो डिपेंड करता है स्लम्प टेस्ट, इसलिए हम शुरुआत में ही कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जितना भी सैंपल है वो सैंपल अगर सही है तो हमारा जितना भी कंक्रीट बन रहा है वो सही होगा, और अगर सैंपल ही फेल हो जाता है तो कंक्रीट भी सही नहीं रहता है। द एप्लीकेशन ऑफ स्लम्प टेस्ट as well as its simplicity is responsible for its widespread use। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? स्लम्प टेस्ट का एप्लीकेशन है, एक तो इसकी ये सिंप्लिसिटी भी है, क्योंकि आप देखो ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है। कोई भी, चाहे किसी को कोई भी इक्विपमेंट ऑपरेट करना आता हो या ना आता हो, इसको ऑपरेट करा सकते हैं, बहुत इजी टू ऑपरेट है, तो बहुत ही सिंपल है और आसान टेस्ट है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं, वाइड स्प्रेड यूज़ है, बहुत ज़्यादा जगह पर इसका यूज़ होता है। एप्लीकेशंस ऑफ स्लम्प टेस्ट आप यहाँ से रीड कर लो।
एप्लीकेशन ऑफ स्लम्प टेस्ट के बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें हमें वर्केबिलिटी बता रखी है। देखो पहला जो कॉलम है उसमें है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। अब क्या क्या डिग्री हो सकती है? वेरी लो, लो, मीडियम और हाई। अब वेरी लो के अंदर स्लम्प की वैल्यू दे रखी है। स्लम्प की वैल्यू है सेकंड कॉलम में, में भी है, मिलीमीटर में भी है और इंचेस में भी है। इसके बाद दूसरा है हमारे पास कॉम्पैक्टिंग फैक्टर दे रखा है, और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के बाद हमारे पास यूज़ दे रखा है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कंक्रीट सूटेबल है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। देखो सबसे पहले डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी में वेरी लो की बात करते हैं। तो ऐसा कंक्रीट जिसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो है, यानी कि वेरी लो, स्लम्प की वैल्यू कम है, वर्केबिलिटी कम होगी तो पानी कम है, और पानी कम होगा तो मिक्स जो बनेगा वो स्टिफ बनेगा, तो स्लम्प की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर स्लम्प की वैल्यू होगी 0 से 25 mm, 0 से 25 mm स्लम्प की वैल्यू, और इंचेस में ये वैल्यू आ जाएगी 0 से 1 इंच तक। बात क्लियर है यहाँ से? वेरी लो के लिए स्लम्प की वैल्यू में 0 से 25 और इंचेस में 0 से लेकर 1 तक, और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इसके लिए होता है 0.78। और ऐसा स्लम्प जहाँ पर स्लम्प की वैल्यू 0 से 25 mm के बीच में आती है, तो ऐसी वैल्यू हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? मतलब अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है 0 से 25 mm के बीच में, तो ऐसा जो मिक्स बन रहा है हम उस मिक्स को कहाँ पर यूज़ करते हैं? कहाँ के लिए उसे ओके बोल सकते हैं? तो वेरी ड्राई मिक्सेस कहाँ पर यूज़ होते हैं? ये रोड मेकिंग में, रोड बनाने में यूज़ होते हैं। रोड्स वाइब्रेटेड बाय पावर ऑपरेटेड मशीन। तो रोड्स वाइब्रेटेड बाय पावर ऑपरेटेड मशीन, जो पावर ऑपरेटेड मशीन से वाइब्रेट होती हैं रोड्स, वहाँ पर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ड्राई मिक्स होते हैं। आप यहाँ समझ सकते हो कि देखो 0 से 25 mm तक है, स्लम्प का साइज 0 से 25 mm है, यानी कि पानी स्लम्प की वैल्यू कम आई है, बाकी कंपैरिजन में तो कम है ना। लो में देखो 25 से 50 है, मीडियम में 50 से 100 है, और हाई में 100 से लेके 175 तक है। अब 0 से 25 सबसे कम ही है, तो सबसे कम स्लम्प कब आएगा? डिफरेंस सबसे कम कब आएगा? ये सबसे कम तब आएगा जब पानी सबसे कम होगा। तो पानी कम होगा तो ड्राई मिक्स बनेगा। तो वेरी ड्राई मिक्स है, इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? रोड बनाने में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगला देखते हैं। सेकंड है हमारे पास लो, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जिसकी लो होगी। तो इसके लिए स्लम्प वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए वैल्यू होगी 25 से लेकर 50 mm तक, और कितना इंचेस में? 1 से 2 इंचेस के बीच में। साथ में कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.85 होगा इसके लिए। और लो वर्केबिलिटी मिक्सर्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन मिक्सेस को हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन बनाने में, यूज्ड फॉर फाउंडेशन विद लाइट रेनफोर्समेंट, जहाँ पर हल्का रेनफोर्समेंट यानी कि वेट कम रेनफोर्समेंट यूज़ होता है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रोड्स वाइब्रेटेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन। तो रोड्स जहाँ पे हैंड ऑपरेटेड मशीन से उसको वाइब्रेट कराते हैं, वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वर्केबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, तो स्लम्प वैल्यू भी थोड़ी सी ज़्यादा आई है, 25 से 50। फाउंडेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, और जहाँ पर कम रेनफोर्समेंट होता है वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीडियम, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। अब हमारे पास थर्ड है मीडियम। तो मीडियम अगर है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, तो स्लम्प की वैल्यू क्या होगी? तो स्लम्प की वैल्यू होगी 50 से लेकर 100 तक, और इंचेस में कितना? 2 to 4, 2 से 4 इंचेस के बीच में। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितना आएगा? 0.92। और वर्केबिलिटी कैसी रहेगी? मीडियम, मीडियम वर्केबिलिटी। मीडियम वर्केबिलिटी मिक्सेस मैनुअली कॉम्पैक्टेड फ्लैट स्लैब। तो फ्लैट स्लैब जो बन रहे हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग क्रश्ड एग्रीगेट्स, नॉर्मल रेनफोर्स्ड कंक्रीट, मैनुअली कॉम्पैक्टेड एंड हेविली रेनफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन। तो जहाँ पर कम रेनफोर्समेंट है वहाँ पर भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर हैवी है वहाँ पर वाइब्रेशन के बाद यूज़ कर सकते हैं। वाइब्रेट करा के हम इस वाले मिक्स को, कंक्रीट के मिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका स्लम्प हमारे पास 50 से लेकर
100 के बीच में होता है। तो ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी थी, मीडियम। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास हाई, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई। तो अब ये स्लम्प कितना आएगा, 100 से लेकर 175 mm में, और 4 से लेकर 7 इंचेस। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर रहेगा 0.95। और ये जो कंक्रीट बनेगा, इससे जिस कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू 100 से लेकर 175 के बीच में आती है, वो कंक्रीट को हम बोलते हैं हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट। और कौन से सेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं हम इसको ऐसे सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं फॉर सेक्शंस विद कंजस्टेड रेनफोर्समेंट, जहाँ पर कंजस्टेड यानी कि बहुत पास पास है रेनफोर्समेंट, नॉट नॉर्मली सूटेबल फॉर वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन के लिए सूटेबल नहीं होता, वाइब्रेशन इसमें हम नहीं करा सकते, सूटेबल नहीं है। तो हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट होता है ये, और कंजस्टेड रेनफोर्समेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर है, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई, 4 टाइप के हमारे पास डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हो सकती है, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई। तो वेरी लो के अंदर स्लम्प वैल्यू 0 से 25 mm तक की होती है, और इसके अंदर जो रोड का काम है वो हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ड्राई बिक्स बनता है। इसके बाद जो लो होता है, लो वर्केबिलिटी 25 से 50 mm के बीच में, और इसको हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन में जहाँ पर लाइट रेनफोर्समेंट, हल्का रेनफोर्समेंट होता है। इसके बाद तीसरा टाइप है हमारे पास मीडियम। मीडियम में 50 से 100 mm, और इसको यूज़ करते हैं हम फ्लैट स्लैब्स में और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर, ऐसे जगह पर जहाँ पर रेनफोर्समेंट दूर दूर होता है, कंजस्टेड नहीं होता। और उसके बाद चौथा है हमारे पास हाई। हाई में 100 से लेकर 175 तक होता है, और हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए सेक्शन, ऐसे सेक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर रेनफोर्समेंट कंजस्टेड होता है, यानी कि बहुत ही पास पास होता है। तो यहाँ से हमें ये टेबल क्लियर है, इसको आप वैल्यूज़ को नोट कर लो। और इसके बाद इनकी कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, इसको भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्लम्प टेस्ट का स्टैंडर्ड। तो स्लम्प टेस्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो हमें यूएस का नहीं पढ़ना है, यूके का भी नहीं पढ़ना है, हमें इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ना है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड स्लम्प टेस्ट IS कोड 1199 1959 के अंदर गिवन है। ठीक है, हम इसकी वीडियो देखते हैं। देखते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्लम्प का जो कोन है उसको लेते हैं और उसको मॉइस्चर करते हैं। is moist both inside and out. We want to perform this test on a flat, smooth, rigid surface free of any vibration. And it needs to be a non-absorbent surface. Rigid surface, flat surface पर रख लेते हैं। Place. You can stand on the ears or you can use the slump place and lock them into place. We'll fill the cone, 3 equal lifts by volume, rotating the concrete around the mouth of the cone to evenly distribute. I'm going to rod this lift throughout its depth without forcibly striking the bottom. Half of my roddings are going to be at an angle to ensure that I get proper penetration into the corners. The rest will be across the cross section. इसकी डेप्थ नाप लेते हैं और 25 बार टैंप कर देते हैं टैंपिंग रॉड से। Second lift.
We'll fill the mold सेकेंड लेयर डाल दी. to 2/3 by volume. We'll rod this lift through at its depth, penetrating the lift below by approximately an inch. Third and final lift will completely fill the mold. थर्ड लेयर डाल रहे हैं हम. We'll rod this lift through at its depth, penetrating the lift below by approximately an inch. If at any time the concrete falls below the lip of the mold, you'll add a representative portion of concrete back into the mold and begin rodding where you left off. With a अब इसके rolling, बाद इसको प्लेन कर screening लेते हैं. action, you'll प्लेन strike कर off the लिया top टॉप of the से. mold. The tamping rod is the only approved method for striking off the mold. प्लेन हो गया है. देखो Remove any ऐसे किया. excess concrete. We're going to raise the mold in 5 plus or minus 2 seconds, clearing the concrete slump by 12 inches. You don't want any torsion or side-to-side movement as you raise this mold. We'll invert the cone, measure down to the offset center, and get your reading for your slump. देखो ये आ गई है स्लम्प की वैल्यू. एक और वीडियो देख लेते हैं स्टेप्स में. The ease with which one can work with concrete is called workability. This can be measured using a simple test called the slump test. Let me show you the procedure. Slump cone test is a simple and popular test extensively used at sites to assess the workability of the concrete mix. The test should be conducted at the commencement of the concreting operations or whenever the workability of the concrete changes. The apparatus for conducting the slump test essentially consists of a metallic mold in the form of a frustum of a cone with a base plate. A steel tamping rod of 16 mm diameter and 60 cm height is to be used for compacting. The internal surface of the mold should be thoroughly cleaned of moisture and any hardened concrete before commencing the test. The mold is placed on a smooth, horizontal, rigid and non-absorbent surface. It is then filled in 4 layers with the thickness of each layer being approximately 1/4 of the height of the mold. Each layer should be tamped 25 times evenly using the rounded end of the tamping rod such that strokes are uniformly distributed over the cross-section. After the top layer is tamped, the concrete is leveled with a trowel so that the mold is filled exactly to the top. The mold is then removed by raising it gradually. The concrete will subside. This subsidence is known as slump. This operation shall be carried out without any jerks or vibrations and within a period of 2 minutes after completion of final tamping. The difference in level between the height of the mold and that of the highest point of the subsided concrete is measured. The subsidence measured is the slump of the concrete. The slump may either be a true slump, a shear slump, or a collapsible slump. The true slump is the desired form of slump that we require. In harsh mixes, the concrete slides down in an inclined plane. This is known as shear slump. In collapse slump, the concrete collapses as soon as the cone is removed. It usually occurs in very wet mixes. The concrete demonstrating a shear or collapse slump is considered unsatisfactory. In case of slump results beyond the specified limits, the mix proportion needs to be adjusted, especially the water content.
The slump can also be varied by changing the proportion, size, and combination of the various sizes of the aggregates. It is advisable to assess the workability of concrete mix using a slump cone. Ensure that the cone is filled in a proper manner as indicated. Notice the type of slump. Shear and collapse slump are undesirable. Adjust the slump to the desired value by changing the proportion. देखो, ये देखिए हमने स्लम्प टेस्ट की वीडियो कि कैसे हम स्लम्प टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि कैसे हम स्लम्प टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। जो भी हमारे पास मोल्ड होता है उसके अंदर 3 लेयर भरते हैं, टैंपिंग कराते हैं, ऊपर से प्लेन कर देते हैं और फिर इस मोल्ड को वहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जितना भी डिफरेंस आता है, शुरुआत में जितनी हाइट थी और बाद में कितनी हाइट हो जाती है कोलैप्स होने के बाद, इस हाइट को हम बोलते हैं स्लम्प वैल्यू। और इस स्लम्प वैल्यू के बेसिस पर हम देखते हैं कि कंक्रीट के अंदर वर्केबिलिटी कितनी है। तो यहाँ से हमने स्लम्प टेस्ट पूरा कवर कर लिया है। ओके, थैंक यू।